2018 एशियन गेम्स था और मेरी सेमीफाइनल मैच था। लास्ट के 1-2 सेकंड बचे थे और उसने 4 का मूव कर दिया और मैं वो। किसी भी स्पोर्ट्स में अपना मतलब लेवल बनाने के लिए आपको ना 2-3 साल लग जाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल नाजुक शरीर होता है, धीरे धीरे फिटनेस आती है, फिर उस गेम की हम स्किल्स सीखते हैं, कैसे मूवमेंट है उनको पकड़ते हैं। बाहर की रेसलर्स के साथ बातचीत भी ऐसे ही करते थे, यू विच कंट्री, यू नेम 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 ऐसे करके बात नहीं समझ में आती। उनसे पूछे थे रिपीट। जो सत्यव्रत भाई साहब को मिली थी आप, उसकी कहानी जरा बता दीजिए, लव स्टोरी। उन्होंने अपने बुके में से एक रोज निकाल के मुझे दिया था, विल यू मैरी मी, और जो भी बोलते हो। जिस हॉल में मैंने ट्रेनिंग किया वहाँ टीन की छत होती थी, बारिश आए तो बारिश, पानी टपकना, कोई जिम इक्विपमेंट्स नहीं, कोई फिजियो का पता नहीं। अगर मुझे नॉलेज होती तो मेरे शायद 2 ऑपरेशन भी नहीं होते। सब ना रेसलर्स को ऐसे देखते जैसे मार पिटाई करने वाले हैं। एक्चुअल में ये नहीं पता कि रेसलिंग है क्या। देखिए, हम लोग बॉम्बे जर्नी दिल्ली एडिशन में आपका स्वागत करते हैं। हाय साक्षी, वेलकम वेलकम। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? दिल्ली पहले कब आई और क्या याद है दिल्ली का? दिल्ली सबसे पहले जब हम छोटे थे ना, तो मुझे याद है कि पापा हमें लोटस टेम्पल दिखाने लाए थे। हम बड़े एक्साइटेड थे, उसके अंदर गए, लोटस टेम्पल देखा, क्योंकि अभी तो बहुत घूमे हैं दुनिया, बहुत नायाब चीजें देखी हैं, तो वो याद है सबसे पहले मैं जब दिल्ली आई थी। हाँ, खाने की बातें हम करते हैं बड़ा शो पे। तो यहाँ आती तो क्या क्या खाया करती दिल्ली? दिल्ली जब तक रेसलिंग करती थी बहुत ज्यादा, जैसे बाहर ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था, तो इतना कुछ पता ही नहीं था। ये पिज्जा, बर्गर और सुशी एंड रोल्स, अभी तो पता नहीं क्या क्या वेरिएशन है खाने की, वो तो नहीं पता। हमें तो सीधा सादा पता था कि बाहर के चीट के नाम पे होता होगा छोले भटूरे, पूरी सब्जी, बस। हाँ, इतना पता होता था। लेकिन जब बाहर निकलना शुरू होता है आदमी तो तब पता चला। तो फिर अभी मैं मोस्टली जब मुझे चीट करना होता है, वैसे सुशी चीट में नहीं आती, पर वही बात है, रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा लो, चीट मिली हो जाती है ना? सही बोली आप। अभी मैं मतलब कभी भी बाहर निकलती हूँ, दिल्ली आती हूँ, तो मतलब फेवरेट जापानीज और कोरियन फूड। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। बट जो सत्यव्रत भाई साहब को मिली थी आप, उसकी कहानी जरा बता दीजिए, लव स्टोरी। एक्चुअली हम 8th स्टैंडर्ड से सेम स्कूल में थे। कुश्ती स्टार्ट की, फिर धीरे धीरे साथ में इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना शुरू किया, तो उन्होंने फेसबुक रिक्वेस्ट भेजा और फिर नहीं करते थे आपको वो? नहीं 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 नहीं। तब ऐसा वाला चलता था ना उस वाले जमाने का रोमांस। सही कह रहे हो। सिंपल फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी और मैंने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ रेसलर है, ऐसे से ठीक है। फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ना शुरू हुई, हमें पता चला हम सेम स्कूल सेम सिटी में हैं, घर हमारा 10 मिनट की दूरी पे है। हाँ, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं एक दूसरे के घर पे आने जाने से। फिर बस इनको बातचीत से मैं पसंद आ गई, तो इन्होंने कर दिया अप्रोच कि हाँ। और मेरा सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ उसी से बात करूंगी प्रॉपर वे में जिससे मुझे शादी करनी, होता नहीं है। अच्छा। क्योंकि उस समय पे ही होता था कि जिसका बॉयफ्रेंड होता है ना, वो बहुत ऐसे गलत नजरों से देखते थे। ये बताया गया था। हाँ, ऐसे बातें चलती कि इस लड़की का तो बॉयफ्रेंड है, अच्छी नहीं होगी ये लड़की। ये पता नहीं क्यों है हमारे देश में। और ये मेरे भी दिमाग में आया, यार मैं अगर बॉयफ्रेंड बना लूंगी तो सब मुझे ऐसे गलत नजरों से देखेंगे। तो मैंने बोला नहीं, मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहती। अगर आप शादी करोगे तो कंटिन्यू करेंगे इस चीज को लेकर। अच्छा, आपने ये बोल दिया था उनको? हाँ। फिर बोलते हैं कि पहले मैं गोद का पता करूंगा। हमारे हरियाणा में आप तो आपके फादर हरियाणा से है, अगर गोद मैच हो जाता है तो शादी कोई नहीं करा सकता क्योंकि वो फिर भाई बहन का रिलेशन ट्रिकी है जी। हाँ। तो फिर उन्होंने मेरी माँ का, पापा, मतलब मेरा तो गोद पता ही था, मेरी दादी तक का उन्होंने गोद पूछा। फिर जब पता चल गया ना कि कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो बोले ठीक है, हाँ मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। हाँ जी। तो फिर हमारा वहाँ से स्टार्ट हो गया। कैसे, क्या लव स्टोरी रही? सबसे पहले हम यूएस में मिले थे, टूर्नामेंट होता था देव शुल्स करके। और वहाँ पे किसी भी इंडियन लड़की का गोल्ड मेडल कभी आया नहीं था। अच्छा। हाँ, तो ऐसे बातचीत चल रही थी। वो बोले कि आज तू मुझे आइसक्रीम खिला देगी? मैं बोली नहीं, मेरा गोल्ड मेडल आएगा तो ही। तो मैंने गोल्ड मेडल इसलिए बोला था क्योंकि किसी का आना नहीं था और मुझे लगा नहीं था आएगा। नहीं, क्योंकि वहाँ कंपटीशन इतना टफ होता था, वहाँ पे बहुत मुश्किल होता था कि इंडियन वुमेन का गोल्ड मेडल आए वहाँ पे। और मुझे यूँ था ठीक है, बात रफा दफा हो जाएगी, मैं बोल दूंगी गोल्ड आने पे खिलाऊंगी।
और वो पता नहीं भगवान ने क्या सिचुएशन क्रिएट की, वो जो फाइनल में लड़की थी वो यूएससी, वो मैंने उसको हरा लिया। फिर वो कमिटमेंट होती है, पीछे हाँ पड़ जी। गए कि तूने बोला था गोल्ड आने में मैं तू मुझे आइसक्रीम खिलाएगी। फिर साथ में ही 24/7 यूएस में जो चलते हैं 24/7, तो उसमें आइसक्रीम खिलाई। वहाँ पहली हम आमने सामने बातचीत की। बहुत सुंदर। हाँ, तो यहाँ वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। फिर तो साथ में बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले। कॉमनवेल्थ गेम्स में साथ हमारा दोनों का सिल्वर मेडल आया 2014 में। अरे वो कैसा मोमेंट था? वो भी बहुत, गेम्स में ऐसा होता है कि 14 दिन पहले लेके जाते हैं, फिर ट्रेनिंग वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। साथ में हम 13-14 दिन ट्रेनिंग किया, फिर साथ सेम डे हमारा टूर्नामेंट था, हम दोनों का ही सिल्वर मेडल आया। तो बड़ा अच्छा लगा कि सेम टूर्नामेंट में सेम मेडल, कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी बहुत बड़ी बात है। तो बस फिर वहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर कमिटेड तो हम थे ही। हाँ ना। हाँ, फिर प्रपोजल की कोई कहानी? 2014 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी। सारी कहानियों में चैंपियनशिप है। हाँ, एक एथलीट लाइफ में और होगा ही क्या। उस चैंपियनशिप में सिर्फ सत्यव्रत का मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल, और मेरा मेडल नहीं आया था। तो उन्होंने अपने बुके में से, क्योंकि पोडियम पे वो बुके और मेडल मिलता है, तो अपने बुके में से एक रोज़ निकाल के मुझे दिया था कि विल यू मैरी मी, और जो भी बोलते हो। शाय हो रही हैं आप। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने प्रपोज किया था। ये होगी अप्रैल 2014 के आसपास की बात। तो जब से फिर हम कमिटेड है और साथ में 2017 अप्रैल में हमारी शादी। जनरली टाइम पास और हॉबीज फिर क्या है, अगर कुश्ती मतलब रेसलिंग को हटाएं तो? रेसलिंग को हटाएं तो मोस्टली तो मैंने बताया कि रेस्ट मिल जाए, बस सोना है, घंटा 2 घंटा कभी भी मिल जाए। एंड फिर टीवी देखना। हाँ, घर पे ही कुक करके और अपना टीवी देखना, फिर वो ज्यादा पसंद है। बहुत सुंदर। ट्रैवल भी पसंद है। हाँ जी। लाइक ट्रैवल पसंद ट्रैवल है, तो है ही बोला international आपने। है। हाँ, और कहीं जाके आप अगर कहीं जा रही है, जैसे ट्रैवल कर रही है, तो कुछ ऐसा आप जो करती हैं और फिर आपने रियलाइज किया ये तो बड़ा मिडिल क्लास बिहेवियर है, ऐसा कभी नोटिस किया खुद को करते हुए? क्या है ये चीजें? वो प्लेन में तो जैसे इंडिया से जो फ्लाइट जाती है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इंडियन एयर होस्टेस होती हैं। फिर कहीं यूरोप से आ रहे होते, कई बार तो वो ऐसे इंग्लिश बोलती। शुरुआत में तो समझ में नहीं आता था, व्हाट डू यू वांट। हमको वेज नॉन वेज की आदत है भाई, हम नॉन वेज बोल देते हैं। हाँ, तो तब तक तो ये भी नहीं समझ में आता था। हाँ। तो बॉयज गर्ल्स की टीम होती थी साथ में, तो शाय भी होते थे कि ये देखो इनको तो समझ में भी नहीं आया, ऐसे शर्म भी लगती थी। लग जाती है। तो फिर मतलब बात नहीं समझ में आती, फिर उनसे पूछे थे रिपीट अगेन इंग्लिश भी पूरी नहीं आती थी, वट तो ये चीज याद आती थी कि हमें वो कन्वर्सेशन समझने में इतना मुश्किल होता था, टाइम लगता और कुछ और चाहिए होता था या पानी चाहिए होता था, 1 more प्लीज 1 more। अरे वाह, इस क्या तरीके से बात है। समझाते थे, क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश तो आती नहीं थी। अभी तो फिर भी ठीक है, अब तो समझ में आ अकॉर्डिंग गया। टू टाइम। हाँ, इंग्लिश समझ में आती। जब शुरुआत में जाते थे तो बड़े फनी मूव्स होते थे। बाहर की रेसलर्स के साथ बातचीत भी ऐसे ही करते थे, यू विच कंट्री, यू करके कंट्री। हाँ, यू नेम ऐसे करके ऐसे करके पूछते थे। तो ये मैं ये बोलना चाहूंगा साक्षी कि जब आप मैट पे नहीं होती हैं तब दिनचर्या क्या होती है? पहले जब आप पूरा फुल्ली इन्वॉल्व थी तब कितनी स्ट्रिक्ट दिनचर्या होती थी आपकी? जब रेसलिंग नहीं की थी तो नॉर्मल, जैसे सुबह उठे, स्कूल चले गए, देन ट्यूशन, होमवर्क, सो जाना, नॉर्मल। लेकिन जब रेसलिंग स्टार्ट किया ना, तो शुरुआती टाइम पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, क्योंकि स्कूल बस तो सुबह 6 बजे आ जाती है, तो सुबह की ट्रेनिंग तो हो नहीं पाती थी। तो सुबह 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करना, फिर भाग के बस पकड़ना, फिर वापस स्कूल से आना, फिर ट्यूशन जाना, फिर 4 बजे इवनिंग की फिर सेशन होता था। एक मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। ये इतना हेक्टिक चल रहा था ना, तो स्पोर्ट्स भी कर रही थी, पढ़ाई भी कर रही थी, रेसलिंग भी कर रही थी, साथ के साथ पढ़ाई भी। तो मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी थक जाती थी मैं क्लास में, कई बार ना मैं सो जाती थी। और क्लास में मेरे को बहुत मतलब मार पड़ी। हाँ क्या? हाँ, कि घर पे कुटाई नहीं हुई आपकी? घर पे कुटाई नहीं हुई, लेकिन इतना ट्रेनिंग करके कोची सुबह इतना ट्रेनिंग करा देते और क्लास में मेरे को नींद आ जाती। फिर टीचर ने कई बार पीछे से मार के मुझे उठाया हुआ है। तो मैं इतनी परेशान हो गई, एक दिन घर में बोली। मेरे पेरेंट्स को हमेशा ऐसा यूँ था कि पढ़ाई साथ साथ करनी ही करनी है। हाँ, अकेला स्पोर्ट्स में नहीं जाना, बाई चांस इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। इतनी परेशान हो गई मैं, बोली या तो मुझे स्पोर्ट्स करा लो, या तो मुझे रेसलिंग करा लो, या मुझे पढ़ाई करा लो। मेरे घर हाँ, ये बैकअप के चक्कर में पढ़ाई मत कराओ। हाँ, मुझे दोनों चीजें नहीं हो रही मेरे से। मेरे पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है तो पढ़ाई कर ले।
वो दिन आज का दिन है, मैंने ये नहीं बोला कि मुझसे एक चीज करा लो, क्योंकि मुझे रेसलिंग तो छोड़नी ही नहीं थी। नहीं, मैं तो दोनों चीजें कर लूंगी, एक चीज नहीं। तो ये भी जाने देनी। हाँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगी, पढ़ाई भी साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। नॉलेज होगी, आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी होगी। अभी जैसे मैं बाहर जाती हूँ, जब खेलने जाते थे तो जितने भी वो फॉर्म वगैरह होते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे समटाइम्स ऑन अराइवल वीजा होता था, Yes. वो सारे फॉर्म्स मुझे ही भरने पड़ते थे। हाँ। सभी लड़कियों के। अच्छा, आप ही एजुकेशन सबके का, भर हाँ, देती थी? तो एजुकेशन का इतना फायदा है देखो सवाल। कि हम बाहर जाके अच्छे से इंटरेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ। बाकी मुझसे पूछते थे साक्षी मेरा भी भर देना प्लीज, तो उनके पासपोर्ट लेके मैं उनकी डिटेल्स डालती थी। क्या बात है। तो ये जरूरी है, पढ़ाई ये आप साथ कुछ साथ बन बहुत जाएंगी, ज़्यादा जब मीडिया कुछ पूछेगा तब आप समझ पाएंगी सारे सवाल। है। हाँ जी। इंटरनेशनल कौन सा शहर आपको सबसे अच्छा लगा? मुझे कौन सी ट्रिप सबसे ज्यादा याद है? मुझे यूएस बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक यूएस के भी दो फेजेस है, एक तो न्यूयॉर्क, लाइक बड़ी बड़ी, हाँ, एक न्यूयॉर्क। हाँ, हाँ, तो मेरे इमेज दिमाग में ही होता है यार यूएस अच्छा है, कई बार ट्रिप जाऊंगी ना तो यूएस जाऊंगी, क्योंकि कोलोराडो वहाँ ऐसे ऐसे घर होते हैं जहाँ बर्फ पड़ती जो हमने है, देखे हैं पिक्चरों में, लाइक यूरोप टाइप, और एक होता है फिर बिल्कुल ही लाइक स्काई स्क्रैपर, स्काई वाले। तो न्यूयॉर्क मुझे नॉर्मल लगा बिल्कुल। नहीं लगा? क्योंकि इतनी भीड़, इतना शोर शराबा, और मतलब थोड़ा सा ही लगा, लेकिन भगदड़ सी मुझे मची होती है। भगदड़ सी मची हुई थी, लेकिन मुझे एरिया पसंद है शांत, है ना? शांत एंड काम। मुझे ना लाइक अगर मुझे पूछना चाहोगे तो आप अभी कहाँ जाना सबसे ज़्यादा पसंद करोगे, तो मेरी अभी बकेट लिस्ट में ना सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड और फिनलैंड है। वाह, क्या क्या खरीदी वहां पर जब जाती थी? वहाँ का तो जैसे नॉर्मल फूड, राइस बन जाती थी, वेजिटेबल्स, सूप्स घर से। ये तो डाइट वाले खाने हो गए सर। हाँ, जब तो चीट ये- करना होता था तब? चीट करना होता था, ऐसा बताया ना कि ऐसा कोई फूड हमें इतना नॉलेज नहीं थी कि अमेरिकन रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते तो कोई इंडियन अमेरिका में मिल जाता, हाँ, तो वो अपने वो फिर अपने जगह पे ले जाता। इंडियन रेस्टोरेंट ले जाता। बस तो वो हमारे लिए बेस्ट पार्ट होता था कि हाँ आज तो कोई इंडियन आया, इंडियन खाना लाया होगा हमारे बस लिए। बढ़िया बढ़िया। क्योंकि यूएस में कहीं किसी भी आप जगह पे जाओ, इंडियंस मिल नहीं जाते। अरे भरे पड़े हैं। जितने भरे हमारे भाई बहन लोग यूएस से देख रहे हैं वो लोग प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, और ये बताइए कहाँ से देख रहे हो, हाँ। और सब्सक्राइब कर लो मैशेबल को अगर नहीं किया तो। बट ये बड़ी सुंदर चीज है। देखो वहां पर काली, मेरे को ये समझ में नहीं आता, समोसे के $2 थोड़ा दूंगा मैं। मेरे को ये लगता है मैं समोसे दो तो बहुत कम बोल दिया हमने। हाँ, अब समोसे ज्यादा तो होगा, हमने 10 साल पहले की $5 बात के कर रहा भी हूँ। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल इंडियन रेस्टोरेंट में। हाँ, और पापड़ फ्री में थे भाई, पापड़ हम कर रहे सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम तो ऐसी मांग लेते हैं खिचड़ी के साथ, बिना हाँ, पापड़ खिचड़ी थोड़ी ना। फिर आपको सबसे पसंदीदा सब्जी या मतलब खाना क्या है आपका आइटम? मेरा सबसे फेवरेट कंफर्ट फूड है कढ़ी चावल। अच्छा जी, हाँ, मैं वो सबसे अच्छा बनाती भी हूँ, हाँ। मुझे लगता है। क्या है रेसिपी आपकी, बताओ। जल्दी रेसिपी वही, जैसे वैसे तो दही से बनाते हैं कहीं, हाँ लेकिन हमारी खुद की 2 गायें हम रखते हैं, वाह, और उन्हीं का हम जैसे दूध, घी, दही सब मतलब घर से ही आता है हमारे। बहुत सुंदर। तो लस्सी और दही को मिक्स करके बेसन डाल करके, रेसिपी वो नॉर्मल। लस्सी अपने वाली जो उबलते हुए दूध के ऊपर हाँ, निकलती है जो लस्सी। हल्की हल्की येलोइश होती है। यस यस हाँ, यस। आरे में बनती है। हाँ, हाँ, दूध हाँ। को उबाल के फिर Yes. उसमें वो और गांव में देखा अभी तो मशीन जी। आ गई, वरना वो अपनी हाँ, दादी ऐसे करा बिलोनी करते। बिलोनी में घी निकाला हाँ करती। जी, हाँ जी। तो वो अभी हमारे घर में और चलता वो है। इतने बड़े ग्लास में मिलती थी और वो। इतने बड़े ग्लास वो पराठा और प्याज की चटनी और ऊपर इतना मक्खन। मक्खन, बस। सब्जी वब्जी कौन खाता है? हरियाणा में यही कल्चर है भाई। बहुत रेयर सब्जी बनती है। बहुत रेयर, सही बोली आप। चूल्हे की रोटी अगर मिल जाए ना तो उसके साथ सब्जी का कोई ना हाँ, मिले हाँ। चाहे ना मिले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही तो, मेरी माँ आई ग्वालियर से ब्याह के, वो बोलती है कितनी रोटी बनाऊं? बोलती है बेटा 3 हाथ। सही कह रही है, ऐसे नु है ना पे। ऐसे नाप के बताते थे। हाँ जी। वही तो। ये बताइए कि रोहतक से भी थोड़ा अंदर जाके गांव पड़ता है आपका, है ना? हाँ। तो वो उधर की क्या यादें हैं, और वो क्या दिन याद है वहाँ का? बचपन बताओ मेरे को, कैसा था? मेरा बचपन जब मैं गांव में थी ना बहुत ही शानदार था। हाँ, क्या? मैं दादा दादी के पास रही, गांव में मस्ती करते थे, खेलते कूदते थे साथ में। वो जैसे हरियाणवी में आपने सुना हुआ जोड़ है, नदी जोड़े, नहर आगे भाई, नहर पे नहाने चलते हैं Yes. तो वहाँ खेलना कूदना बच्चों के साथ, तो वो मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं मेरे दादा दादी से लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती। तो ये जब गांव में दंगल हो रहा था या रोहतक में दंगल हो रहा था, तब स्थिति क्या थी उस जगह की, और आप कैसे उभर रही थी? कैसे कैसे आपको याद है फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग, क्या सीखा?
दाव पेच में आपने अपना मूव कब पाया? शुरुआत में जैसे हर एक मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में अपना मतलब लेवल बनाने के लिए आपको ना 2-3 साल लग जाते हैं। यूं नहीं है ठीक कि है। आप गए और आप एकदम से फिट हो गए, है ना? तो ऐसे ही रेसलिंग में मुझे 3-4 साल लगे अपना लेवल बनाने के लिए। शुरुआत में तो क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल नाजुक शरीर होता है, धीरे धीरे फिटनेस आती है, फिर उस गेम की हम स्किल्स सीखते हैं, कैसे मूवमेंट है उनको पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे ताकत आती है बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो ये टाइम लग जाता है, मतलब 3 से 4 साल हमें एक लेवल पे पहुंचने के लिए लग जाते हैं, एक अच्छा टूर्नामेंट लगेंगे। खेलने के लिए। हाँ जी। और इसमें भी आप 6-6 घंटे प्रैक्टिस कर रही होती हैं? हाँ, 6-6 घंटे, समटाइम्स एक दिन में 3 बार भी। लाइक अगर अरे बाप रे। हाँ छुट्टी होती है तो सुबह, फिर एक 11 बजे सेशन और फिर एक 4 बजे सेशन। ओहो। हाँ, कैंप में ये बहुत बार होता था। जब कैंप्स लगते थे तो मॉर्निंग 6 o'clock, 11 o'clock, देन इवनिंग 4 o'clock, वाह, ये 3 सेशंस होते थे। गजब यार। हाँ जी। सिग्नेचर मूव वो कब पाई हैं आप? जब 3 साल ट्रेनिंग हो गई, फिर कहाँ से कहाँ पे मिल रहा है वो आप? वो लगा जैसे रेसलिंग करना स्टार्ट किया और मूव्स बताते थे कोचेज, ये वाला मूव ये है, इस मूव का नाम ये है, तो ऑटोमेटिक में पसंद आता था। जैसे आपको फूड में कोई चीज पसंद होगी, हाँ। तो ये चीज पसंद हाँ है। जी, हाँ जी। ऐसे ही वो मेरे शरीर को इतना अच्छा लगता था करने में कि नहीं, मेरा तो फेवरेट दाव जो है डबल लेग अटैक है। डबल लेग। और बहुत सारे रेसलिंग मैचेस मैंने उसी अटैक को करके जीते हैं। क्या बात है। नहीं वो तो बहुत सुंदर आपका। जैसे मैं यही सोचता हूँ कि हेलीकॉप्टर शॉट को अगर हम फेमस करते हैं तो हमें डबल लेग अटैक को भी फेमस करना चाहिए साक्षी को लिख के। यही मुझे सही लगेगा कि इंडिया वहाँ पहुँचे। आपका जो ऐसा मैच जो आपको लगा कि यार ये हाथ से निकल गया, उसकी कहानी सुनाओ ना। 2018 एशियन गेम्स था जी। और मेरी सेमीफाइनल मैच था किर्गिस्तान रेसलर के साथ, और मैं 10-7 से जीत रही थी। लास्ट के 1-2 सेकंड बचे थे और उसने 4 का मूव कर दिया और स्कोर हो गया 11-10 और मैं वो हार गई। और उसका आज भी मलाल रहता है, क्योंकि वो अगर जीतती तो मेरे पास आज एशियन गेम्स मेडल भी होता, तो उसका मलाल रहता है। वैसे तो सभी मेडल्स हैं मेरे पास, 3 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल हैं, ओलंपिक मेडल हाँ है, जी। अभी तक का इकलौता ओनली महिला रेसलर जिसने ओलंपिक में मेडल जीता है। सारे मेडल्स है, बस वो एक मलाल है। क्या लगेगा भारत को वापस एक महिला को मेडल जीतने के लिए क्या प्रयत्न लगेंगे? देखो अब की बार यूँ मान लो, उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि रेसलिंग में 3 से 4 मेडल तो आएंगे ही आएंगे। हाँ। विनेश का तो आप देख लो कि सिल्वर तो बिल्कुल ऐसे हाथ से ही गया है, वही तो। और बाकी अंतिम है, उसको भी बहुत मान के चल रहे थे कि उसका भी मेडल है। समटाइम्स डे हो जाता है। अंतिम जो है वर्ल्ड नंबर 2 थी, बहुत अच्छे से सारे मैचेस जीते हुए थे पहले भी, लेकिन ओलंपिक में क्या हुआ पता नहीं, पहले ही मैच में उसका शरीर नहीं चला या बॉडी उस तरीके से वर्क नहीं किया। ऐसा होता है ना? हाँ, हर दिन सेम नहीं होता। समटाइम्स बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करती है, समटाइम्स बहुत लो फील करती है। मशीन तो है नहीं कि आपने पिन कोड डाला एंड वो सेम बहुत चीज़ें काम करेगी सही बात। या सेम पेस पे काम करेगी। बॉडी है समटाइम्स बहुत अच्छे से चलती है, समटाइम्स नहीं चलती है। कोई बहुत ऐसी चीज जो आपके साथ मैच के दौरान हुई हो जो आपको याद हो? याद ये है कि जैसे किसी ने बाल फाड़ लिए, अरे राम। जो एग्रेसिव कुश्ती खेलता, लाइक फेयर कुश्ती नहीं खेलता, ऐसे रेसलर्स भी होते हैं। तो इनको रेफरी नहीं पकड़ते? रेफरी देखते हैं तो वो ऑन करते हैं, लेकिन नहीं देखते। अभी रेसलिंग में तो ऐसा है, कहीं भी मुंह पकड़ रहे हैं तो पीछे से पकड़ लिया, एकदम बाल खींच लिए, लाइक माइंड डिस्टर्ब करने के लिए। बहुत सारे ऐसे एग्रेसिव रेसलर हैं। क्या क्या हुआ है आपके साथ ऐसे? मेरे साथ जैसे सिंगलेट पकड़ लिया किसी ने, और जब मैं बाल बड़े रखती थी तो ऐसे पीछे से वो पकड़ लेते थे, जी क्योंकि वो पकड़ लेंगे फिर हमारे मूव्स कैसे लगेंगे। सही बात है। आपका पहला इंस्पिरेशनल मोमेंट याद है कि आपको लगा कि मैं ये करूंगी? रेसलिंग में स्पेशली मुझे जब हुआ, जब जैसे 2008 में मैंने 4 में रेसलिंग शुरू की थी, धीरे धीरे समझ आई। 2008 में जब सुशील पहलवान जी का मेडल आया था हाँ जी। ओलंपिक्स में, तब यूँ हुआ था कि हाँ, क्योंकि उसके बाद उनकी बहुत नाम, उनको बहुत फेम मिला, और तो बस वहाँ से ही हो गया कि हाँ मुझे भी बस अभी ओलंपिक्स में जाना है और मेडल जी। मैंने रेसलिंग जो है 2004 में स्टार्ट किया था, और बस नॉर्मल मुझे कोई स्पोर्ट ज्वाइन करना था। मुझे खेल कूद बहुत ज़्यादा पसंद था, और जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी सीनियर्स ने बताया था कि अगर आप इंडिया में जीत जाओगे तो आपको दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा हवाई जहाज़ में बैठ करके। वो चीज़ बहुत माइंड में क्लिक करी, क्योंकि मीडियम क्लास फैमिली से थे, और कभी अपने पैसों से टिकट खरीदने सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। तो उससे पहले आप ट्रैवल कर चुकी थी
कहीं भी नहीं, इंडिया में भी? इंडिया में भी नहीं। मतलब प्लेन तो बहुत दूर की बात है। लाइक ट्रेन में भी अगर नेशनल या स्टेट चैंपियनशिप खेलने जाते थे तो रिजर्वेशन नहीं होती थी। हम 12-12, 14-14 घंटे सारी सारी रात जो ट्रेन का जो डब्बा होता है जिसके बीच में गैप होता है एक डब्बे से दूसरे डब्बे, वहाँ बैठ के हम पूरी रात ट्रेवल करते थे। क्या बोल रही हो? हाँ, अनरिजर्व्ड पूरी टीम वहाँ बैठ रही है अपना चादर नीचे बिछा करके, पूरी रात ट्रेन में वैसे सफर किया है। तो प्लेन तो बहुत बड़ी बात, बहुत दूर की बात है प्लेन तो। तो जब आप कभी पकड़ा ही नहीं गई फिर ऐसे अनरिजर्व्ड में? नहीं, जैसे नॉर्मल सीट्स वो ले लेते थे टिकट टीटी से कि टीटी जनरल ले लेते थे कि उतारे ना। और वैसे भी यूँ देख लेते थे कि भाई खिलाड़ी हैं, कोई सा खेल के आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, तो वो बैठने तक की परमिशन दे देते थे। हाँ। तो ऐसे ऐसे टाइम भी काटा है, सारी रात ट्रेन में बाथरूम के साथ में, नो रिजर्वेशन, बस टूर्नामेंट खेल के आना है। क्योंकि आपको पता ही है कि एट ए टाइम रिजर्वेशन मिलना कितना मुश्किल हो जाता था। हाँ। तो बट फिर ऐसा कभी हुआ कि आप मेडल लेके चल रही होंगी और आप वहां बैठी हुई थी? मतलब कुछ जीत के आई और फिर आप वापस अनरिजर्व डब्बे में रिटर्न पहुंच रही हैं घर? हम नेशनल मेडल के बाद, लेकिन जब सीनियर लेवल में एंट्री की, इंटरनेशनल जाना स्टार्ट किया, फिर तो थोड़ा मतलब पैसे आना स्टार्ट हो गए थे। फिर तो खुद की थोड़ा टिकट खरीद के, या जहाँ पे हम बाई कार जा सकते थे वहाँ पे टैक्सी करके चले जाते थे। फिर सुविधाएं जो हैं वो बढ़ने लगी, वो आ जाती। बट फिर भी ये बताओ मेरे को, ये समझने के लिए, क्योंकि हम जितनी सेलिब्रिटीज आते हैं उन सबसे पूछते हैं कि आप जब पहली एक्टिंग किए या पहला नौकरी पाए तब कितना पाते थे। तो उस समय पे एक खेल जीतने पे कितने पैसे मिलते थे? सबसे पहला वाला भी बताओ कितना था? देखो, स्टेट लेवल पे तो कुछ नहीं मिलता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल तक जाते थे तो वही नेशनल में गोल्ड आने पे 30,000। तो ये जब ओलंपिक्स वाली फ्लाइट की बात हो रही है तो वो कौन सी फ्लाइट थी? जो पहली फ्लाइट याद है आपको? और फिर तब कैसा लग रहा था? डर, भय? मेरी सबसे पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी रशिया की। रशिया चिल्ड्रन कप में जा रहे थे। कितने साल की थी आप? 12-13? नहीं, 12 में मैंने स्टार्ट किया था और 2008 ऑलमोस्ट 16 साल। ओके। 16-17 साल की थी मैं। गेम्स में जा रहे थे हम, चिल्ड्रन कप हो रहा था रशिया में, 4 साल में होता है एक बार। वो मुझे आज भी याद है। पूरा प्लेन जो है इंडियन टीम से भरा था। कोई हॉकी की टीम थी, कोई टेबल टेनिस की थी, कोई एथलेटिक्स की थी, कोई जूडो की थी। पूरा प्लेन जो है, हम पूरे छोटे सबके पीछे इंडिया लिखा हुआ है। सबके पीछे इंडिया लिखा हुआ है। वाह यार, क्या दृश्य है। पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट, और वो भी इतना शानदार था। मेरे को ये बताओ कि जो 90 के दशक में या आपने जब से देखी जनरल रेसलिंग, तब क्या क्या फेडरेशन में कितने बदलाव आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कितने बदलाव आए हैं, और कैसे कैसे वो आगे बढ़ी हैं चीजें? जब मैंने शुरू किया था तो बहुत कम फैसिलिटीज़ थी। लाइक जिस हॉल में मैंने ट्रेनिंग किया वहाँ टीन की छत होती थी। मतलब बारिश आए तो बारिश, पानी टपकना, धूप आए तो इतनी गर्मी लगना कि 1 मिनट ट्रेनिंग करना तो बाहर खिड़की के बाहर से ऐसे सांस लेने जाना पड़ता था। हाँ, और कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई जिम इक्विपमेंट्स नहीं, कोई फिजियो का पता नहीं, कोई फिजियोथेरेपी अगर इंजरी हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करना है उसकी कोई नॉलेज नहीं थी। अभी तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। मतलब तो अब क्या करती थी फिर? अगर लग जाता था तो क्या करती थी? पता है क्या होता था? जब चोट लग जाती ना तो कुछ नहीं पता, जैसे वो वैद्य नहीं होते, हाँ जी, वो मसाज करके और पट्टी बंधवा लाते थे हर बार। मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे तो अभी भी याद आता है कि अगर हमारा कोई मसल टीयर है या मिनिस्कस टीयर है या किसी में टीयर है, कट है, तो वो मसाज और पट्टी बांधने से थोड़ी ना ठीक होगा। नहीं होता, वो तो डायग्नोसिस ही गलत हो गया। हाँ, तो लेकिन नॉलेज तो नहीं थी। सही बात बोली। सुविधाएं नहीं थी, एथलीट्स को पता नहीं था। अगर मुझे नॉलेज होती तो मेरे शायद 2 ऑपरेशन भी नहीं होते। क्योंकि उस टाइम पे मुझे जब इंजरी हुई सबसे पहले तो कुछ नहीं, खरी मसाज और पट्टी बांध ली। इसका कोई लॉजिक बनता है? नहीं जी। सबसे पहला तो ये होता है कि जब एथलीट को इंजरी होती है तो आप सबसे पहले आइसिंग करो। यस, सबसे मोस्ट रिकवरी आप आइसिंग करो, उससे आप बहुत अच्छे से रिकवर कर पाओगे इंजरी से। अभी तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। जिस हॉल की मैं बात कर रही हूँ, अब आज वो पूरा हॉल जो है एसी है। क्या बात है। हाँ, और बहुत सारी जगह जैसे कैंप्स लगते हैं उसमें भी काफ़ी फैसिलिटीज़ है। तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। हालांकि बहुत चीज़ें अभी बाकी हैं। हाँ जी। कंपेयर टू जैसे हम यूएस में गए हैं, वहाँ पे हमने देखी है ट्रेनिंग सेंटर्स, ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर्स, मतलब क्या कमाल के हैं। तो वो अगर इंडिया में ज़्यादा बनेंगे ना तो बहुत सारा, बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत बेहतर होगा। आपके टाइम तक स्पोर्ट्स साइंस का इतना इन्वॉल्वमेंट आ गया था कि भाई मशीनें लगा रहे हैं देखने के लिए कि आपके मूव्स में क्या इफेक्ट बेहतर हो सकता है? अभी बेहतर है वो, अभी ज़्यादा है। जब हमने शुरू की, क्योंकि जब
एक मतलब परफॉर्मेंस लाने के लिए ना एक रेसलर को शुरुआती दौर पे, जैसे अभी मेरी मसल डेवलप्ड है, हाँ जी, अभी आप मुझे बोलोगे तू डबल लेग नहीं, तू ये वाला दाव कर, नहीं होगा, क्योंकि मेरी बॉडी तो बहुत सालों से उस अब चीज मसल मेमोरी आपकी वो मसल करती है। मेमोरी वो हो चुकी है। तो जब अगर शुरुआती दौर से मुझे वो चीज मिलता तो शायद मेरी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर होती। है ना? हाँ, लेकिन अभी जो है नई यंग जनरेशन के लिए बहुत फायदा है इस चीज के लिए। उन 40 दिनों के बारे में अगर मैं पूछूं, जब आप चालू कर रहे थे प्रोटेस्ट, तो क्या ठान के निकले थे, और फिर जब बंद की 40 दिन बाद तब क्या दिमाग में था? जब हमने प्रोटेस्ट करने की सोची ना, तो बस यही था कि सब कुछ दाव पे लगा करके चल, करियर तो दाव पे सबसे पहली बात है, क्योंकि ये तो सोच ही लिया होगा आपने। ये तो मेरा तो आप देख लो कि करियर इस चीज से एंड हुआ है कि मुझे रेसलिंग त्यागनी पड़ी। एक इस चीज के बारे में फाइट करते करते मेरे को अपनी रेसलिंग को छोड़ना पड़ा सही कि ये चीज कम से कम रेसलिंग में से निकल जाए। तो हम सब कुछ सेक्रीफाइस करके, सब कुछ साइड में करके निकले थे, सोच के ही निकले थे कि चाहे सब कुछ भी त्याग हो जाए हमारा, कुछ भी हमें छोड़ना पड़ जाए, हमें ये लड़ाई लड़नी है, इस चीज़ के को सुधारना है, जो हमने सहा है वो आने वाली यंग जनरेशन को ना सहना पड़े। बहुत सुंदर। और जब 40 दिन बाद उठे तब क्या दिमाग में रहा उस दिन, क्या क्या बातें हुई? नहीं थे, जबरदस्ती उठाए थे। हाँ, वो उठना पड़ गया। जैसे कि पिक्चर्स में देखा था, जबरदस्ती हमें डिटेन कर लिया गया था और पुलिस स्टेशन लेके गए थे, क्योंकि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कोई गलत चीज़ के लिए थोड़ी ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा बर्ता हुआ। बट ठीक है, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। हमने फाइट की, बहुत लड़कियों को मोटिवेट किया, और हालांकि बदलाव आएगा, लेकिन वही है कि धीरे धीरे आएगा। हाँ। लेकिन न्यू है, इम्पॉसिबल नहीं है कि होगा ही नहीं बदलाव। लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, बस। हर लड़ाई का नतीजा जीत नहीं होता। हाँ, हाँ, लड़ो, अच्छाई अपने न्याय के लिए लड़ो, और रिजल्ट के बारे में मत सोचो, हाँ जी, बस गलत के खिलाफ आप लड़ो। बहुत सही बोली आप। ये आई थिंक स्पोर्ट्समैनशिप से आती है कि आप हार को हार की तरह नहीं, बट एक जर्नी की एक पड़ाव की तरह देखते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि रेसलिंग में भी कितने सारे मैचेस हम हारे हैं, जीते हैं, इतने बड़े लेवल पे जा करके भी बिल्कुल एक सेकंड से भी मैं मैचेस हारी हूँ। जहाँ मुझे गोल्ड मेडल मिल सकता था, वहाँ मैं खाली हाथ भी आई हूँ। एशियन की बात करें। हाँ तो फिर वो है ना कि फिर हार जीत नहीं मायने रखती, फाइट करना मायने रखता है, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे अपने रेसलिंग में हो, या फिर गलत के खिलाफ फाइट हाँ, करना। आपके साथ बचपन में ही काफी बुरा हादसा हुआ, तो वो बचपन कितना चेंज किया उसने? लाइक कौन से लाइक टीनेज इयर्स में जो कौन से हादसे की बात जो कर रहे हैं? हरासमेंट वाला है। अच्छा, उस चीज ने ना, जैसे ये इसके बारे में किसी ने बताया तो था ही नहीं ना, किसी ने अवेयर किया हुआ था कि ऐसे हो जाए तो आपको ऐसे आवाज उठानी है। तो बचपन मेरा बहुत डरा हुआ रहा है, लाइक डरा हुआ चाइल्ड नहीं होता, लाइक हर चीज में डर, आदमियों से इंटरेक्शन करने में डर, कहीं गलत वो आ ही नहीं। जाता है ना फिर। हाँ, वो एज एन आउटकम है। हाँ, वो लाइक ऐसे खुल के बिंदास नहीं रहा हाँ, कि वाह, ऐसे डरा डरा सहमा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, या पेरेंट्स को ना पता चल जाए, या पेरेंट्स को बताऊंगी तो क्या होगा। शहर में आए और स्कूलिंग स्टार्ट हुई, तब थोड़ा सा मतलब ऐसे डरा डरा सहमा एकदम से माहौल चेंज हो गया। मैं कहाँ गाँव की और कहाँ एकदम शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडजस्ट करना पड़ा। शुरू में क्या हुआ, जैसे गांव में थी तो हरियाणवी बोलते थे पूरा, हाँ, तो मैं डाल दी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो मैं मैडम से भी ऐसे बोलती, मैडम पानी पिया हूँ तो मेरे पेरेंट्स को बुला के कंप्लेंट किए, कैसे बोल रही है, हाँ, क्योंकि तो पिया है। हाँ, यही बोलता मैं तो। हरियाणवी तो ये बोला, मैडम पानी पिया हूँ। हाँ, पिया है। तो शुरुआत में काफी कंप्लेंट आई, फिर तो धीरे धीरे आदमी सीख ही हाँ, जाता हाँ, है, एडजस्ट हो गई थी फिर वो। जितने हरियाणवी भाई बहन लोग देख रहे हैं वो लोग कमेंट में बरसिएगा। जब बॉलीवुड वाले लोग अपनी पब्लिक इनके बारे में पिक्चर बना रही थी, तब आपसे मुलाकात हुई थी या किसी की कि भाई हमें पिक्चर बना रहे हैं, आप भी कोई अपने बताएं पॉइंटर्स अगर शेयर करना चाहेंगे तो? मुझे पता है इस बात की बहुत खुशी हुई। खुशी हुई? सब ना रेसलर्स को ऐसे देखते हैं जैसे मार पिटाई करने वाले हैं। हाँ, एक्चुअल में ये नहीं पता कि रेसलिंग है क्या। सही बात। अगर आप प्रॉपर रेसलिंग खेलोगी तो हर्ट नहीं होता किसी को भी। अच्छा, अगर मैं जेन्युइन रेसलिंग खेल रही हूँ, मेरा अपोनेंट है, अगर हम कुश्ती खेल रहे हैं, अच्छी तो हर्ट करने वाली चीज नहीं है ये। एक टेक्निकल गेम है, पॉइंट्स लो और जीत जाओ। ये थोड़ी है कि किसी को मार के, किसी को पेंट करके हम जीत रहे हैं, ये नहीं होता रेसलिंग में। लेकिन लोगों के दिमाग में ये था दंगल आने से पहले, कीर्तन आने से पहले, कि मार पिटाई है, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, बहुत बेकार होते हैं रेसलर, बहुत मार पिटाई वाले होते हैं। नहीं, लेकिन
दंगल ने एक्चुअल में ये समझाया कि रेसलिंग में एक्चुअल है क्या, सही बोलिए। ट्रेनिंग कैसी है, कितनी हार्ड ट्रेनिंग है और कैसे टेक्निकल बचपन कितना क्लिष्ट निकल सकता है। टेक्निकल मूव्स होते हैं सब, और सारी चीज़ टेक्निकल होती हैं, कोई मार पिटाई वाला खेल नहीं है। मुझे खुशी हुई कि फाइनली लोगों में अवेयरनेस हुई कि रेसलिंग है क्या एक्चुअल। बहुत सही। वरना तो क्रिकेट, टेबल टेनिस, वो सॉरी फुटबॉल, हाँ बैडमिंटन, इनको सब जानते थे, लेकिन अभी क्रेज है रेसलिंग को जानने का हाँ लोगों में कि क्या रेसलिंग है। बहुत सही। अभी कभी भी ये लगता है कि रिटायरमेंट लेनी नहीं लेनी चाहिए थी, कभी भी ऐसा लगता है? देखो ये तो एक बहुत ही मतलब मेरे लिए टफ पॉइंट था कि मैंने रेसलिंग को त्यागा, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में। कोई भी रेसलर ऐसे कुश्ती को नहीं छोड़ना, अपने गेम को नहीं छोड़ना चाहेगा। तो लेकिन मेरी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी कि मुझे रेसलिंग को त्यागना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरा सपना अधूरा था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल आए, तो वो मैं उस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ, स्पोर्ट्स के लिए काम करती रहूँगी। मैंने जैसे कि बताया कि खुद का अखाड़ा है। कमेंट्री वगैरह की? कमेंट्री अब की बार ओलंपिक्स में मुझे बुलाया गया था। हाँ जी। उनके जियो वालों की तरफ से कि आज आप कमेंट्री कर दो, क्योंकि रेसलिंग को मेरे से बेहतर कौन एक्सप्लेन कर सकता था कमेंट्री में। तो वो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड था, सारी नॉलेज हुई। और भी 10-15 दिन और भी स्पोर्ट्स फॉलो किए हाँ जी। करीब से। जैसे जिनको नहीं जानती थी उनको करीब से जानने का मौका मिला। लाइक लक्ष्य सेन है, बिल्कुल मिलाता आता रहा। और मनु भाकर है, मीराबाई चानू का बिल्कुल एक लिफ्ट से रह गया। वही तो अच्छा लगा। वो स्पोर्ट्स में रहना मुझे अच्छा लगता है, इसमें इसके लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, आप एक दिन ऐसा होगा कि आप सहवाग जी को फोन करेंगे और बोलेंगे कैसे करते हो आप ऐसा एकदम होस्टिंग, वो पूरा बिंदास होके बोलते हैं एकदम। बिंदास होके बोलते हैं। नहीं बिल्कुल। कैसा लगा आपको बॉम्बे जर्नी दिल्ली एडिशन पे आके हमारे साथ बात करके? बहुत बढ़िया। मैंने तो यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी थी। अरे वाह। सेलिब्रिटीज को देखती थी कि हाँ कि कैसे आप ड्राइव करते करते बात कर रहे हो। और एग्जैक्टली मतलब मेरी तो जो मैं भी मतलब भगवान ने बहुत सारी इच्छाएं पूरी की। आज आपके साथ बैठी तो काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। काफी अच्छा लग रहा है, ये चीज मेरे साथ भी हो रही है। तो डिफरेंट एक्सपीरियंस है, पहली बार एक गाड़ी में ऐसा इंटरव्यू हो रहा है। हाँ जी हाँ। और वो भी इतनी शानदार गाड़ी में थे। यानी ये हमारा सौभाग्य है कि हम रेंज रोवर के साथ कुछ कुछ करते रहते हैं, उन्होंने भेज दी। बट सबसे बड़ा सौभाग्य ये कि आपके साथ बैठ के ऐसे एक मास्टर क्लास सी पाई मैंने रेंज ऑफ इमोशंस की। एक लास्ट सवाल हम आपको घर छोड़ने से पहले, कोई भी जो फेमस लोग यदि ये देख रहे हैं तो कितना क्लिष्ट और कितना कठिन होता है एक फेमस पर्सन होकर अपनी आवाज़ उठाना किसी चीज़ को लेके, और उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया के बारे में मेरे को बस बता दो आप। देखो ये इस चीज़ का तो देखो जैसे फ़ायदा ही होना चाहिए कि फेमस हो तो आपकी सारी दुनिया आपकी बात सुनेगी, आपकी बातों में दम होगा। तो हमने तो जब ये कोज के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमें तो यूँ ही था कि हमारी बात सुन ली जाएगी। तो मेन मतलब ये नहीं है कि आवाज़ उठाओ, बस गलत के खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, चाहे वो किसी भी रूप में गलत हो रहा हो, आप आवाज़ उठाओ। नतीजे का चिंता मत करो, बट गलत के लिए आप आवाज़ उठाते रहो। आगे हाँ। मस्त है। थैंक यू सो मच, आप आई शो पे, हमें बहुत आनंद आया। थैंक यू। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कैसा लगा आपको। मैशेबल इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। चलो जी, थैंक यू Thank you सो so मच much. फॉर बीइंग ऑन द Thank बॉम्बे जर्नी। आप लोग प्लीज कमेंट्स में प्यार बरसाइएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मैशेबल इंडिया को। दिस इज मी सिद्धार्थ आलम।